जो हवा हम इनहेल करते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं, तो इस सब में पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर जैसी चीज़ जब बनती है जब हमारा लाइफ़स्टाइल ख़राब है। लाइफ़स्टाइल ख़राब होने का कारण सबसे पहले तो जो हमारा फूड है, हम जितना प्रोसेस्ड फूड खाएँगे, जितना हमारा ओबेसिटी है, हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैंसर जैसी चीज़ों को बढ़ाती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से भी कैंसर हो सकता है? वो हम गरम करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम प्लास्टिक्स की तरफ ज़्यादा बोलते हैं, कि जब हम प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स स्पेसिफिकली जब हम उनको गरम करते हैं या लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाते हैं, जो हमारे खाने में, हमारे पानी में होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स आर डेफिनिटली कार्सिनोजेनिक, हाँ, उनसे कैंसर होता है। हम नेल पेंट लगा रहे हैं तो उससे भी कैंसर का रिस्क है, तो इस बात में है सच्चाई? देखिए, अब नेल पेंट या कॉस्मेटिक्स जो भी हम यूज़ करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी या उसमें हेवी मेटल्स या उसमें आप ऐसी टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बट अगर कोई नया लंप, अगर आप ब्रेस्ट को फील करते हो रेगुलरली, महीने में एक बार आप देखते हो, तो कोई नया लंप, नया गठान आप डेफिनेटली पकड़ लोगे। ब्रेस्ट में कोई चेंज आया है, निप्पल में कहीं चेंज आया है, कहीं कोई रेडनेस है, आप डेफिनेटली उसको नोटिस जल्दी कर लोगे। हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं खाने के तौर पर जो हमें कैंसर से रोकती हैं कि हाँ, सबसे पहले क्या आया था? बार्ले आया था। जब मोदी जी मिलेट्स की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल सही बात बोलते हैं, उसके पीछे काफ़ी साइंस है। जैसे जब आप बात करते हो बेरीज़ की, उसमें जो रेस्वेरेट्रोल कंपाउंड है, उसका सप्लीमेंट भी अवेलेबल है। डॉक्टर मेरा सवाल था कि क्या चीनी से भी कैंसर होता है? क्योंकि चाय हो या मिठाई, हर चीज़ में चीनी चीनी से कैंसर नहीं होता, ठीक है? मतलब अगर आप चीनी को आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो अच्छी बात है। तो बट अगर आप चीनी को एक्सेस में ले रहे हो, तो एज सच सब क्रॉनिक डिजीज़ बढ़ जाएँगी। ओबेसिटी बढ़ेगी, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, लिवर में स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कल को डायबिटीज़ ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या, जैसे ये लोग परफ्यूम वगैरह लगाते हैं वो भी कहते हैं कि जो डीओ परफ्यूम ज़्यादा या फिर अंडर आर्म रोलर वगैरह है, इन सब को इस्तेमाल करने से भी कैंसर बढ़ रहा है? कुछ स्टडीज़ आई हैं जिसमें पैराबेन जो होता है, जो हम जिससे वो आप स्टिक करते हो, तो पैराबेन, देयर आर फ्यू स्टडीज़ व्हिच से कि पैराबेन में कैंसर बन सकता है। सिम्टम्स हो जिससे हम पता लगा सके कि हमें कैंसर है या नहीं है? बट जनरल सिम्पटम ये है कि कोई भी कैंसर जब थोड़ा-सा एडवांस स्टेज पे करता है, तो हमारी बॉडी में लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, मतलब वेट ऐसा है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इतना वेट क्यों जा रहा है, ना मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ वो वेट गिराने की, तो इवैल्यूएट करना चाहिए। मेरे को भूख जनरली नहीं लग रही, स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से मैं खाना नहीं खा रहा, वो अलग चीज़ है। बट जनरली मेरा एपेटाइट कम हो गया है, खासकर मसल वेस्टिंग शुरू हो गया है, तो ये जनरल सिम्पटम्स हैं कैंसर। आपको पता है इंडिया में हर साल 14 से 15 लाख नए केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं कैंसर के। एक स्टडी की माने तो इंडिया में हर 9 में से एक इंडियन लाइफ टाइम में आगे चलकर कभी न कभी कैंसर होने के रिस्क पर है। ऐसे में वो क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से कैंसर जो है वो इंडिया में इस तरीके से फैल रहा है, इसके साथ ही कैंसर के जो लक्षण हैं वो हम समय रहते कैसे पहचान करके अपना इलाज करा सकते हैं, एक बार कैंसर हो गया तो क्या कभी खत्म हो सकता है, और हमारे आसपास में ऐसी वो क्या चीजें मौजूद हैं जो हमें हर दिन कैंसर की तरफ ढकेल रही हैं। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस वेलनेस अड्डा सेशन में हम कैंसर के बारे में ही बहुत ही विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा, जो कि डायरेक्टर है सर्जिकल मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट सीके बिरला हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, लावण्या है, रमन है, वर्षा है, जिनके जरिए हमारे पास ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल है, हमारी टीम मेंबर्स के भी बहुत सारे सवाल है जो आपसे पूछेंगे कैंसर के बारे में। तो आई होप ये सेशन हम सभी के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमें हर दिन कैंसर की तरफ बढ़ा रही हैं, खतरा जो है वो पैदा कर रही हैं, जिससे हम समय रहते पहचान करके अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि कैंसर हो क्यों रहा है?
कैंसर होने के जो मेन रीजंस हैं वो एक तो हमारा एनवायरनमेंट है, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है। अब एनवायरनमेंट जिसकी हम बात करते हैं तो पॉल्यूशन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। जो हवा हम इनहेल करते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं, तो इस सब में पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। अब इनको हम किस लेवल तक इसको मिटिगेट कर सकते हैं, डेफिनेटली हमको करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने वाटर में डीडीटी ये सब के एलिमेंट्स को कम करना चाहिए, और जो फूड है वो जितना हम ऑर्गेनिक की तरफ जा पाए उतना बेटर है। नेक्स्ट कम्स द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में इशू क्या है कि कैंसर जैसी चीज़ जब बनती है जब हमारा लाइफस्टाइल खराब है। लाइफस्टाइल खराब होने का कारण सबसे पहले तो जो हमारा फूड है, हम जितना प्रोसेस्ड फूड खाएँगे, जितना हमारा ओबेसिटी है, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैंसर जैसी चीज़ों को बढ़ाती हैं। दूसरा हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स है, जब हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स हाई हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हाई हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल के डेफिनिटली वी कैन कंट्रोल आवर एनवायरनमेंट। वी आर ट्राइंग टू डू इट, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू इट, वी शुड आल्सो कंट्रीब्यूट। राइट। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कोई और करेगा हमारे लिए, हम खुद क्या करेंगे? हमें खुद करना चाहिए उसके लिए। सेकेंडली हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो हमें ठीक करना चाहिए, हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स कम होने चाहिए, और जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि योगा जैसी चीज़ डेफिनेटली हमारे लाइफ में हमें इन सब चीज़ों को Implement इनकलकेट करना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये तो मेरा सवाल था कि कैंसर से जुड़ी क्या चीज़ें जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और आपने हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हम चाहेंगे कि हमारी टीम मेंबर्स भी आपसे सवाल पूछे सो दैट ऑडियंस को और इस सेशन से फायदा मिले। सो लावण्य। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से भी कैंसर हो सकता है? माइक्रोवेव से अभी प्रूवन नहीं है। माइक्रोवेव तो इट्स नॉट अ रेडियो एक्टिव, वो तो सिर्फ हीट ही कर रहा है। तो डेफिनेटली जब हम एयर फ्रायर माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो जो हमारा सैचुरेटेड फैट इनटेक है वो कम होता है, तो एक्चुअली इट माइट बी बेनिफिशियल। ओके, तो ये बेनिफिशियल है माइट बी अभी क्योंकि माइक्रोवेव और एयर फ्रायर के अराउंड में बहुत सारे ऐसे मिथ्स चलते हैं कि इसमें खाना खाने से, खाना गर्म करने से कैंसर के जो सेल्स है वो हमारी बॉडी में पनपने बेसिकली लगते जो हैं। हम बात कर रहे हैं वो हम गर्म करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम प्लास्टिक्स की तरफ ज़्यादा बोलते हैं, कि जब हम प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स स्पेसिफिकली जब हम उनको गर्म करते हैं या लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाते हैं जो हमारे खाने में, हमारे पानी में होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स आर डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक, हाँ, उनसे कैंसर होता है। तो हमें ग्लास इज डेफिनेटली विच वी शुड बी यूजिंग। गर्म करना है तो आपको ग्लास या मेटल में यूज़ करना चाहिए, और प्लास्टिक्स को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक्स एनवायरमेंटल हैजर्ड वैसे भी हैं, और प्लास्टिक्स की वजह से हाँ डेफिनेटली कैंसर है। हेलो डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे अभी बताया कि पॉल्यूशन का बहुत असर होता है, पानी का बहुत असर होता है कैंसर से उस पर। तो क्या ऐसा है कि जो लोग गांव में रहते हैं या जो लोग शहरों में रहते हैं, उन कैंसर का उन किस पर ज़्यादा किन लोगों को ज़्यादा कैंसर हो रहा है? कुछ है ऐसा देखिए, स्टडी हाँ, वगैरह? अगर आप उस तरह का डेटा ये नहीं है कि पहले हम सोचते थे कि रूरल बेल्ट में कैंसर कम है, अर्बन में या रूरल में ज़्यादा है। उसमें मल्टी फैक्टर्स हैं कि वहाँ पे स्क्रीनिंग कम है, डिटेक्शन कम है, तो इसलिए वहाँ पे कैंसर ज़्यादा है। यहाँ पे स्क्रीनिंग डिटेक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे कैंसर कम है। बट आप टाइप ऑफ कैंसर में डेफिनेटली वेरिएशन ढूंढते हैं। अब जैसे हम दिल्ली में हैं, तो यहाँ पे लंग कैंसर, ईसोफेगल कैंसर, ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, ये ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर आप गाँव की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे जैसे एचपीवी वैक्सीन कम होगी, तो वहाँ पे बच्चेदानी का कैंसर, वहाँ पे अगर डिटेक्शन रेट कम है, तो जो कैंसर होगा वो ज़्यादा एडवांस स्टेज पे आएगा। ये डिफरेंस आपको दोनों में मिलेगा। अब सर्वाइकल कैंसर आपको रूरल में ज़्यादा मिलेगा, लंग कैंसर आपको अर्बन में ज़्यादा मिलेगा। तो क्योंकि वहाँ पे उनके अलग चैलेंजेस हैं। तो जहाँ पे जिस तरह का चैलेंज है, कैंसर का वेरिएशन चेंज हो जाता है। डॉक्टर, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि रूरल में इस तरह के कैंसर ज़्यादा होते हैं और अर्बन में इस तरह के कैंसर। तो मेरा सवाल ये है, आप इसी में थोड़ा डिटेल में बता दें कितने तरह के कैंसर्स होते हैं और एग्जैक्टली कैंसर होता क्या है? देखिए, कैंसर जो है ना, हमारे बॉडी का अपना सेल है जो खराब हुआ है। ये कोई अलग से कोई वायरस, कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं आया जो आके हमको हार्म कर रहा है।
या हमारी बॉडी में कोई फंक्शनल स्टेटस चेंज हो गया कि मेरे क्लॉट हो गया तो मेरा हार्ट का फंक्शन खराब हो गया, ब्रेन का फंक्शन खराब हो गया। अब ये हमारी बॉडी का अपना सेल है। जैसे मुंह में लाइनिंग है, जब हम टोबैको स्मोकिंग, अब टोबैको चूइंग जब हम इसको यूज करते हैं, सिमिलरली मेरे बच्चेदानी में सर्विक्स में लाइनिंग है, वहां पे जाके एचपीवी वायरस वो लाइनिंग को चेंज करेगा। जो मेरे ब्रेस्ट डक्ट्स हैं, मिल्क डक्ट्स जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बनता है, तो वहां पे अगर हार्मोन एक्सपोजर ज्यादा है तो वो लाइनिंग की जो एक बॉडी ना एक हम मल्टीपल सेल है हमारे बॉडी में। ऐसा नहीं है कि हम सिंगल सेल ऑर्गन है, और हमारे सेल्स की वेरिएशन भी है। तो जैसे मेरे मुंह का जो सेल है, लाइनिंग है, अगर मैं उसको बार बार अब्यूज करता रहूंगा, स्मोक करूंगा, च्यू करूंगा टोबैको, तो बॉडी उसको पहले हील करेगी, फिर किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो हीलिंग जो है वो डिसरेगुलेट हो जाएगी और वो प्रोलिफरेट करेगा। तो जो वो प्रोलिफरेट करेगा तो वो कैंसर का फॉर्म डेवलप करेगा। अगर मेरा डक्टल लाइनिंग है ब्रेस्ट का, तो जैसे अब हम लेट मैरिज की बात करते हैं, बच्चा लेट करते हैं, दूध कम पिलाते हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, हार्मोन एक्सपोजर ज़्यादा है, हार्मोन डिसरेगुलेशन ज़्यादा है, तो हमारा जो ब्रेस्ट डक्टल लाइनिंग है वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो अगर किसी भी लेडी में ईस्ट्रोजन एक्सपोजर लाइफ टाइम में ज़्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। तो अब उसकी वजह से ईस्ट्रोजन क्या करता है, मिल्क डक्टल सेल्स को प्रोलिफरेट करता है, या जो हमारी बच्चेदानी की लाइनिंग है उसको प्रोलिफरेट करता है, या वहाँ पे सेल्स नए बनते हैं, फिर वो शेड आउट होते हैं। बट अगर वो डिसरेगुलेट हो जाए तो वो कैंसर के फॉर्म में बनना पड़ जाता है। तो अब जहाँ पे कैंसर बना है उसके सिम्टम उस तरह से आएंगे। मुंह का कैंसर है तो पहले यहाँ पे बढ़ेगा, फिर वो बोन में जाएगा, उस तरह के अपने सिम्टम्स हैं। बच्चेदानी का कैंसर है तो वहाँ पे बढ़ेगा, पहले ब्लीडिंग करेगा या कोई मवाद बनाएगा, या आगे पेशाब की थैली, पीछे खाने लैट्रिन की थैली, उसको अगर इन्वेट करता है तो उस तरह के सिम्टम्स आएंगे। तो पॉइंट ये है कि ये जो हमारा पूरा ग्रोथ है, जब हमारी बॉडी, हम उस बॉडी को एब्यूज करते हैं और उस एब्यूज से हमारी बॉडी में डिसरेगुलेशन या डिसरेगुलेटेड ग्रोथ होती है, वो कैंसर बनता है। अच्छा, ऐसे में ना बहुत सारे लोगों के आजकल सवाल रहते हैं कि क्या इन सभी चीज़ों से कैंसर हो सकता है। जैसे लावण्या ने पूछा था कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से। ऐसे ही बोला जाता है कि आजकल जो हम नेल पेंट लगा रहे हैं तो उससे भी कैंसर का रिस्क है। तो इस बात में है सच्चाई? देखिए, अब नेल पेंट या कॉस्मेटिक्स जो भी हम यूज करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी या उसमें हेवी मेटल्स या उसमें आप ऐसी टॉक्सिक केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बट अगर क्वालिटी ठीक है तो अभी ऐसा प्रूवन थिंग नहीं है कि नेल पेंट से कैंसर हो जाएगा। और लिपस्टिक लगाने से? लिपस्टिक की भी वही है। अब आप लिपस्टिक में अगर क्वालिटी ही खराब है, उसमें हेवी मेटल यूज हो रहा है या एब्रेसिव कुछ ऐसी चीज है जो इंजरी कर रही है बार बार, तो डेफिनेटली कैंसर जैसी चीज हो सकती है। डॉक्टर, मेरा एक सवाल था, जैसे आपने बताया क्वालिटी जैसे नेल पेंट्स की अगर बहुत ख़राब है, तो क्या ये बात टोबैको पे भी लागू होती है? देखो, टोबैको एज सच कार्सिनोजेनिक है। जो टोबैको में निकोटीन है वो कार्सिनोजेनिक है। अब जब आप टोबैको लेते हो, अब टोबैको में डिफरेंट फॉर्म्स हैं। या तो आप स्मोक कर रहे हो, स्मोकिंग में भी कोई सिगरेट लेता है, कोई हुक्का लेता है, इवन ई वेपिंग आज की डेट में ई सिगरेट्स भी हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक है। दूसरा कोई पान लेता है, कोई खैनी लेता है, कोई गुटखा लेता है, तो उसमें वेरिएशंस डिफरेंट है। किसी में वो कैल्शियम का, चूने का, उसका अलग अलग वेरिएशन है। तो उन अलग अलग वेरिएशंस की वजह से अलग अलग लेवल की एब्यूजिव होती है या रिस्क होता है, या वो उतना डैमेज करते हैं। तो टोबैको, क्योंकि टोबैको प्राइमरली कैंसर है करता है। अब जैसे मैं जो चू कर रहा है टोबैको, उसको मुंह का कैंसर है ज्यादा, जैसे गाल का होगा, जीभ का होगा, जैसे हम वो ऐसे करके यहाँ डालते हैं ना, खैनी, हाँ। तो हमें जॉ बोन का कैंसर उसको ज्यादा मिलेगा। जो स्मोकिंग कर रहा है लंग्स का। उसको ज्यादा पीछे गले का कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर, लंग का कैंसर, तो उस तरह से कैंसर वेरी करता है। तो ऐसे में क्या, जैसे ये लोग परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, वो भी कहते हैं कि जो डीओ परफ्यूम ज्यादा या फिर अंडर आर्म रोलर वगैरह है, इन सब को इस्तेमाल करने से भी कैंसर बढ़ रहा है? कुछ स्टडीज आई हैं जिसमें पैराबेन जो होता है, जो हम जिससे वो आप स्टिक करते हो, हाँ। तो पैराबेन, देयर आर फ्यू स्टडीज विच से कि पैराबेन में कैंसर बन सकता है। ऐसा कोई प्रूवन लेवल एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, बट अगर आप पैराबेन अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। तो पैराबेन एज सच, फ्री, हाँ, पैराबेन फ्री। तो जो ये पैराबेन फ्री आजकल आते हैं ये सारी चीजें, तो वो हाँ, यूज कर सकते हैं। एज सच कोई ऐसा नहीं है कि परफ्यूम से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं हुआ।
कुछ ऐसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स हों जिससे हम पता लगा सके कि हमें कैंसर है या नहीं है? जनरलाइज जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर के वो ऑर्गन स्पेसिफिक है। मुंह के कैंसर में तो कोई घाव होगा जो हील नहीं हो रहा, कोई रेड कलर वाइट कलर पैच है या मुंह खुलना कम हो रहा है। ब्रेस्ट में कोई लंप होगा या फिर कोई डिस्चार्ज होने लग जाएगा। नॉर्मली कैंसर है इनिशियली पेनलेस टू स्टार्ट विद। अच्छा। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में लंप वो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा, बट हमें इग्नोर नहीं करना है। निपल में कोई चेंज आ गया, रिट्रैक्शन आ गई। सिमिलरली बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, मवाद आ रहा है, ब्लड आ रहा है, जैसे किसी को मेनोपॉज हो गया, उसके बाद सडनली ब्लीडिंग होगी, इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। वो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रही है, डेफिनिटली इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। हाइजीन इज़ मतलब आपको लग रहा है स्मेल ज़्यादा आ रही है, डेफिनिटली इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। ये कुछ-कुछ स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं, बट सारे कैंसर्स वैसे नहीं है। ब्लड कैंसर डिफरेंटली करेगा। लंग कैंसर में जैसे खांसी हम बोलते हैं, 2 से 3 हफ्ते हो गए, आपने ट्रीटमेंट भी ले लिया, तब भी ठीक नहीं हो रही है, इवैल्यूएट कर लो। बट जनरल सिम्पटम ये है कि कोई भी कैंसर जब थोड़ा-सा एडवांस स्टेज पे करता है, तो हमारी बॉडी में लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, मतलब वेट ऐसा है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इतना वेट क्यों जा रहा है, ना मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ वो वेट गिराने की, तो इवैल्यूएट करना चाहिए। मेरे को भूख जनरली नहीं लग रही, स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से मैं खाना नहीं खा रहा, वो अलग चीज़ है। बट जनरली मेरा एपेटाइट कम हो गया है, खासकर मसल वेस्टिंग शुरू हो गया है। तो ये जनरल सिम्पटम्स हैं कैंसर के। और जैसे फीवर है जो चल रहा है, अनएक्सप्लेन्ड है, इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह हैं जो हर साल हम करा सकते हैं पता लगाने के लिए कि हाँ कैंसर तो नहीं पनप रहा है बॉडी में? क्योंकि आजकल हम सब देख रहे हैं कि मेडिकल हेल्थ चेकअप्स का बहुत ट्रेंड चला है कि आप एक एनुअल हेल्थ चेकअप करा लो, तो कैंसर के लिए कोई चेकअप्स वगैरह हैं? अभी एक मास स्क्रीनिंग कैंसर, जैसे मैंने कैंसर पकड़ लिया ऐसा टेस्ट नहीं है मेरे पास, बट हाँ हम स्पेसिफिक ऑर्गन के टेस्ट कर पाते हैं। जैसे ब्रेस्ट के लिए मैंने अल्ट्रासाउंड मैमोग्राम कर लिया, मुंह के लिए ओरोडेंटल हाइजीन चेक कर ली, पैप स्मीयर कर लिया बच्चेदानी के कैंसर के लिए। तो ऐसे हम स्पेसिफिक चीज़ों पे करते हैं। तो मोटा-मोटा ये है कि आपकी जो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है या जो भी फिजिशियन है, उनसे आप कंसल्ट करिए। डेफिनिटली अपना रिस्क कैटेगराइजेशन समझिए। जैसे कोई स्मोकर है तो उसको मुंह का कैंसर, लंग के कैंसर के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। जो नॉन स्मोकर है या उसकी फूड हैबिट डिफरेंट है, जो अल्कोहलिक है, वो लिवर, जीआई, जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहा है, रेड मीट ज़्यादा खा रहा है, उसकी फैमिली में कोलन कैंसर का हिस्ट्री है, तो उसको डेफिनिटली एट शेड्यूल्ड इंटरवल जो फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट होता है या एंडोस्कोपी, ऐसी चीज़। किसी के केस में अगर फैमिली हिस्ट्री है ओवरी की, उसकी, तो उसको अल्ट्रासाउंड CA-125। ऐसे डेफिनेटली स्क्रीनिंग मेथड्स हैं। बट मोटा-मोटा खासकर लेडीज़ की बात ये है तो ब्रेस्ट कैंसर दिल्ली एनसीआर में सबसे कॉमन है। तो बिफोर आई से कि आप मैमोग्राम कराओ, सबसे पहले एक सिंपल हैबिट है, एवरी वुमन एट द एज ऑफ 20-25 शुड एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग सेल्फ ब्रेस्ट। मतलब आपके थ्रू में एक बहुत डेफिनेटिव छोटा सा मैसेज है कि अगर हर लेडी सेल्फ ब्रेस्ट, का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही साइंटिफिकली हम कुछ करने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं अ वुमन शुड बी कॉन्शियस ऑफ अवर ब्रेस्ट। मतलब नॉर्मली हम अपने ब्रेस्ट को बहुत ज़्यादा मतलब उसके तरफ अवेयर नहीं होते। तो अगर किसी का लंपी ब्रेस्ट है, किसी का सॉफ्ट है, किसी का थोड़ा सा फर्म, वो एक डिफरेंट मैटर है। बट अगर कोई नया लंप, अगर आप ब्रेस्ट को फील करते हो रेगुलरली, महीने में एक बार आप देखते हो, तो कोई नया लंप, नया गठान आप डेफिनेटली पकड़ लोगे। ब्रेस्ट में कोई चेंज आया है, निपल में कहीं चेंज आया है, कहीं कोई रेडनेस है, आप डेफिनेटली उसको नोटिस जल्दी कर लोगे। तो हमने ये बहुत ध्यान से देखा है और बहुत स्टडी प्रूवन है कि लेडीज हु डू सेल्फ ब्रेस्ट विल गेट बेनिफिट फ्रॉम मैमोग्राम्स। उनको मैमोग्राम का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। और अगर कोई सेल्फ ब्रेस्ट कर रहा है, वो खुद ही स्टेज 2 का कैंसर पकड़ लेगा, चाहे वो मैमोग्राम ना भी कराए। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ ब्रेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम सेल्फ ब्रेस्ट, एक वुमेन अभी रिसेंटली इंडिया की ही स्टडी है जिसमें उन्होंने देखा कि अगर एक हम एज अ हैबिट में सेल्फ ब्रेस्ट ले आए तो हम ब्रेस्ट कैंसर से डेथ रेट को कम कर लेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि मतलब आई वुड से कि डॉक्टर कम्युनिटी में भी हम बात करें तो सेल्फ ब्रेस्ट जो रेगुलरली कर रहे हैं लोग, वो आई थिंक लेस देन 50% है। कम है लोग, कम लेकिन है। करना चाहिए। आई थिंक इसी के ये लिए तो हमने, आपके अपने हाथ में है ना, इसके लिए मुझे कोई नया कोई फैंसी इंस्ट्रूमेंट नहीं बिल्कुल। करना, मुझे कोई ब्लड टेस्ट नहीं करना। करेक्ट है।
इसी के लिए हमने सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया सो दैट हमारी ऑडियंस भी अवेयर हो सके कि कुछ नहीं तो कुछ सही तो कम से कम हम अपने एंड पर तो कर ही सकते हैं। और एक चीज और मैं आप ये कि अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस चीज के लिए बड़ा प्रमोट किया, जो सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, वो एचपीवी वायरस इंड्यूस्ड होता है 80 to 90%। और अब जैसे वैक्सीन का कॉस्ट कम हो गया है, उसको हमने इंडिजीनियस कर लिया है, तो एवरी यंग गर्ल अराउंड 15-20 years बिफोर मैरिज दे शुड कंसिडर गेटिंग एन एचपीवी वायरस वैक्सीन। आई कैन टेल यू के डेटा सेज कि अगर एवरी वुमन जो हमारी यंग अभी नेक्स्ट जनरेशन है, अगर हम उसको वैक्सीनेट कर लेते हैं तो हम 70% अपना सर्वाइकल कैंसर कम कर लेंगे। ओके, तो 18 70% तो कौन से इतना एज ग्रुप के important। लोग ये लगा सकते हैं वैक्सीन? बेसिकली जो यंग प्री प्यूबर्टल बोलते हैं हम, 12 to 18-19। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर इज एचपीवी वायरस के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। और वायरस सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अगर आप वैक्सीन ले लेते हो तो डेफिनेटली उसमें आपको फायदा मिलता है। एज एज सच हमने एक जनरलाइज किया है ठीक है। कि इतना, जैसे वेस्टर्न पॉपुलेशन में सेक्सुअल एक्सपोजर जल्दी हो जाएगा, इंडिया में थोड़ा लेट होगा, तो हमने ऐसे उसको 12, 13, 14, 15 किया। बट मोटा मोटा बात यह है कि आपने एचपीवी वायरस के एक्सपोजर से पहले वैक्सीन अगर ले ली तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो अगर उससे ऊपर वाले एज को अगर कोई वैक्सीन लगवानी अगर है लगवाना चाहे तो हम मना नहीं कर रहे हैं, बट उसका बेनिफिट कितना होगा वो अभी मतलब एक तो क्वेश्चनेबल वैसा फैक्टर है। नहीं है। और उसके अलावा कोई और वैक्सीन? अभी तो एचपीवी मेन है जिसमें हमें डेफिनेटिवली वैल्यू दिख रही है। दूसरा हेपेटाइटिस और ये सब हम डेफिनेटली कर सकते हैं। कैंसर की एज सच अभी कोई प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं बनी है। कब तक ऐसा है कि इंडिया में कैंसर की वैक्सीन बन सकती है? क्योंकि हमने सुना था कुछ दिन पहले कि रशिया रशिया वालों में। ने बनाई है शायद, तो ट्रायल रशिया भी अभी है। ट्रायल में है। हम्म। देखिए, कैंसर वैक्सीन का जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है रिकरेंस प्रिवेंशन, या जब मैं एडवांस कैंसर में जैसे मैंने कीमोथेरेपी ले ली, सर्जरी कर ली, रेडिएशन, अब मैंने रोकना है उसको। अच्छा। वहां पे मैं वैक्सीन वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, और वैक्सीन अभी इंडिविजुअलाइज्ड है। अभी हम मतलब उस तरह से रिसर्च प्रोडक्ट नहीं है अभी। कुछ रशिया की तो अभी आएगी, रशिया की बहुत एडवांस जनरेशन वैक्सीन है। आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट, मतलब जो इस तरह से वो काम कर रहे हैं। और बहुत प्रिलिमिनरी प्री जनरेशन वैक्सीन्स जो हैं वो यूरोप में अवेलेबल होती हैं, बट दैट इज ओनली फॉर वेरी एडवांस कैंसर्स, जब बाकी सब कुछ है नहीं। आज वो एक्सपेरिमेंटल है और कॉस्ट अभी भी बहुत ज्यादा है। राइट। तो अभी हमें उसका कितना वैल्यू फायदा होगा प्रिवेंशन में वो तो नहीं है, बाकी जो नया और काम है, और डेफिनेटली जैसे हमारे रिलेशन है तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी बिल्कुल, और हाँ। बेनिफिट मिलेगा, Correct बट है। टाइम टू कम। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को पता चल जाए कि उसे कैंसर है तो सबसे पहले तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अंदर से टूट जाता है एकदम कि अब तो मेरी कोई उम्मीद नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, कैंसर इज अ माइंड गेम। मैंने पहले सबसे बड़े हमने यही बोला था कि कैंसर है क्या। कैंसर हमारा बॉडी का अपना सेल है जो खराब हुआ है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर हम पहले ही उसको इतना बड़ा हमारा मेंटल ऐसा हो जाएगा और हम दिल छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली वो हमारी इम्यून सिस्टम्स को ही कम कर देगा। तो इसलिए कैंसर रिकरेंस रेट्स या कैंसर कंट्रोल रेट्स बढ़ जाते हैं। अभी फॉर द मैटर, अगर अर्ली स्टेज पे कोई कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे मुंह का कैंसर है, चाहे बच्चेदानी का कैंसर है, इन सब में जो 70% इंडिया में अगर हम कैंसर लोड देखते हैं, तो इन सब में अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट इज नॉट मॉर्बिड। हमें सबसे बड़ा डर किस चीज का है? अगर सपोजिटली ब्रेस्ट कैंसर है, हमें डर क्या है? हमारे डर ये है कि ब्रेस्ट चला जाएगा। अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट नहीं जाएगा, और ब्रेस्ट निकालने का भी कोई फायदा नहीं है, पीरियड। अगर अर्ली स्टेज कैंसर है, लोकलाइज्ड डिजीज है, ब्रेस्ट बचाने का उल्टा सर्वाइवल बेनिफिट है, मतलब लोग ज्यादा जीते हैं। तो पहले जो मिथ होती कि ब्रेस्ट निकाल दो, वो नहीं। कुछ कोई ऐसी डिसफिगरमेंट नहीं होती है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम रोबोटिक्स और ये सब से पता ही नहीं लगता कि कभी सर्जरी भी हुई थी। जैसा ब्रेस्ट शेप है वैसा ही रहेगा। दूसरी चीज कि अब हमारा ट्रीटमेंट भी इतना खराब नहीं है, बहुत फर्क पड़ गया है। अब आप कीमो से ऐसा नहीं है कि कीमो लेने से पता नहीं क्या हो जाएगा, आदमी वीक ही होगा, सब कुछ होगा। और इंडिया जैसी ऐसी देश है जहाँ पे आप इंटीग्रेटिव पार्ट करते हो, जिसमें हम जैसे बाल झड़ना,
ब्लड काउंट्स का कम होना। तो अगर आप डाइट, हमारा नेचुरल ट्रेडिशनल साइंस, इसको जब हम कीमो और इस सब क्लब करते हैं तो उससे कीमो का रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है और उसका साइड इफेक्ट कम हो जाता है और क्योर रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे जब हम कैंसर में जो कन्वेंशनल मेडिसिन इज अ साइटोटॉक्सिक, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, दे किल द कैंसर सेल्स। Surgery, I remove it. Chemo will kill that. But after that, I need to enhance my immunity. मेरी इम्यूनिटी अच्छी होना चाहिए, मेरा अपने डाइट मॉडिफिकेशन करना चाहिए और मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा को डेफिनेटली यूज कर सकता हूँ कैंसर रोकने के लिए वापस आने से। तो ये सारी चीजें जब आप मिलके काम करते हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं अब, और डेफिनेटली इस पर बहुत काम हो रहा है। इंडिया में बहुत अच्छा रिसर्च भी हो रहा है और अब तो जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, आयुष और सब मिलके काम कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में रिजल्ट्स और इजी अच्छे भी हो जाएंगे। आपने बताया कि बाल झड़ते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो सभी तरह के सभी कैंसर नहीं, एक पर्टिकुलर अगर हम कोई स्पेसिफिक कीमोथेरेपी ड्रग्स दे रहे हैं उसकी वजह से झड़ते हैं, सारी कीमोथेरेपी ड्रग से भी नहीं झड़ते हैं। दूसरा, अब हम झड़ने से भी काफी कम कर लेते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे हम अभी तक जितनी बातचीत कर रहे थे उसमें हमने आपने शुरुआत में जैसे कहा कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर को बढ़ाने का रिस्क है हमारे में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं खाने के तौर पर, या लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे हम अपने जो है वो सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं? कोई एक्सरसाइज हो गया या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो हमें कैंसर से रोकती हैं कि हाँ, ये खाएंगे, ये पिएंगे या ऐसा लाइफस्टाइल रखेंगे तो कैंसर का रिस्क कम रहेगा? अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है, प्रोसेस्ड फूड कम शुड बी करना है। कम, एक्सरसाइज शुड बी हाई। अगर मेरा और तीसरी चीज, जब हम इसकी बात करते हैं सब्जियों की, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड है ना, जिसमें दाल ज़्यादा है, सब्जी ज़्यादा है, हम प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं। हम आप देखो, जब ऋग्वेदा में सबसे पहले क्या आया था, बार्ले आया था। जब मोदी जी मिलेट्स की बात करते हैं ना तो बिल्कुल सही बात बोलते हैं, उसके पीछे काफ़ी साइंस है। जब हम शुरू में जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे ही, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है जिसमें हम दाल, सब्जी, जो चावल भी थे वो छिलके के साथ थे, तो अगर हम वैसी डाइट खाएंगे डेफिनेटली मेरा प्रोसेस्ड या एकदम से कार्बोहाइड्रेट सर्च कम होगा, ग्लूकोज सर्च कम होगा। तो उससे जो कैंसर, एक तो ओबेसिटी कम होगी, हार्ट डिजीज भी कम होगी, कैंसर भी कम होगा। दूसरा कि अगर जितने नट्स, अब तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डेफिनेटली वो प्रिवेंट करते हैं, ये आप मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें जो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। और सब्सटेंस अब्यूज़, अब मैं अल्कोहल, टोबैको इन एनी फॉर्म अगर मैं कम करूँगा, डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल्स मेरे कम होंगे तो कैंसर में डेफिनेटली कम होगा। एटलीस्ट इतना तो मेरे हाथ में है। हवा तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये सब तो मैं अपने आज कर सकता हूँ, जिससे मैं इसको एटलीस्ट इस डिजीज को, क्या, कैंसर इज अ पार्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज स्पेक्ट्रम, हार्ट डिजीज से लेके स्ट्रोक से लेके कैंसर, डायबिटीज। तो अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है तो मैं सारी डिजीजेस को कम कर पा रहा हूँ, नॉट ओनली कैंसर। देखिए, कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी एक ड्रग्स है जो कैंसर को साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, कि हम कैंसर को सेल्स को मारते हैं। जब हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो अभी भी क्या है, उसके साथ नॉर्मल सेल्स भी थोड़े से इंजर होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स का काउंट गिरेगा, जीआई ट्रैक्ट में जो हमारी लाइनिंग है वो, जिससे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होता है, उल्टी वगैरह जिसे हम बोलते हैं। तो ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हैं कि, बट ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपी से बहुत खराब ही होगा। एक तो हर एक आदमी की रिएक्शन डिफरेंट है, कईयों को शायद इतना तंग ना करे। दूसरा, अब कीमो देने के ना थोड़े प्रोटोकॉल्स भी हम लेस टॉक्सिक, मतलब इतने खराब नहीं है। अब हम कोशिश करते हैं कि बहुत हाई डोज कीमो एक साथ से ना दी जाए, हम उसको लो डोज करके दी जाए। उससे एक तो साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, दूसरा हमें रिजल्ट्स भी बेटर मिल रहे हैं। तीसरा, अब आप सपोर्टिव मेडिसिन बहुत यूज कर सकते हो, जिससे कीमो के एडवर्स इफेक्ट्स कम होते हैं। सपोर्टिव मेडिसिन में नॉट ओनली फार्माकोलॉजी, अब हम सपोर्टिव मेडिसिन में डाइट, आयुर्वेदा को यूज कर सकते हैं, जिससे कीमो के साइड इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अभी इंडिया में जो काफ़ी अच्छी उस पर रिसर्च हुई है, देयर आर नाउ मेडिसिनल कैनाबिस, और मेडिसिनल कैनाबिस इज प्रूवन कि जो कीमो की वजह से जो उल्टी होती है, जो पेन होता है, वो कम हो जाता है। ओके।
क्योंकि कैंसर के नाम सुनते ही तो लोग घबराते तो हैं, उससे ज्यादा घबराते लोग कैंसर का ट्रीटमेंट सुन ट्रीटमेंट से करके कि अब जो है ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा, क्योंकि हमें ऐसा दिखाया गया है कि बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं, एकदम से लाइफ ऐसी खराब सी हो जाती है। डॉक्टर, अभी जैसे ना आयुष्मान खुराना की वाइफ है ताहिरा कश्यप, उन्होंने कुछ दिन पहले ही रिसेंटली न्यूज शेयर की थी कि उनको ब्रेस्ट कैंसर था, उनका ब्रेस्ट कैंसर फिर से वापस आ गया है। तो ऐसा होता है कि कैंसर एक बार खत्म हो जाए, क्योर हो जाए पूरी तरीके से, तो फिर से भी वापस आ सकता है? डेफिनेटिवली द इशू कैंसर के साथ यही है कि हम कौन सी टाइप का और कौन सी स्टेज का। अब ब्रेस्ट कैंसर में भी टाइप्स हैं, कुछ स्लो है कुछ फास्ट है, फास्ट और वो कौन सी स्टेज पे हमने उसको डिटेक्ट किया है। हाँ। अर्ली स्टेज है तो रिकरेंस रेट कम होगा, मतलब 80-90% ठीक रहेंगे, बट वो भी 80 ना 100% अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। अगर वो स्टेज 3 पे है तो 50% है, स्टेज 4 है तो चांस कम है। बट आप ये देखो आयरनी कि स्टेज 4 में भी ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि 100% डेथ होगी, हम बोलते हैं उसमें भी 20% लोग हैं जो उसको भी सर्वाइव करते हैं। तो कैंसर में अभी बहुत सारी चीजें, हम अभी सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग हमें समझ आई है, बहुत सारी चीजें ऐसे जो अभी और फ्यूचर में समझ आएगा। करेक्ट। तो कैंसर एक बार हो गया तो दोबारा ना हो, उसके लिए भी कुछ ऐसे टेस्ट है या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल में चीजें हैं जो करनी चाहिए? क्योंकि हम एक बार तो कैंसर से ऑलरेडी जूझ चुके हैं, दूसरी तीसरी बार कोई सफर नहीं करना नहीं चाहता। करना चाहिए और कुछ। ऐसा भी है क्या कि एक बार से दूसरी बार ही आ जाएगा, या कितनी बार रिकरेंस हो सकता है कैंसर का? देखिए वो तो सबसे पहले तो अगर हमारा कोई लाइफस्टाइल या सब्सटेंस अब्यूज एज अ फैक्टर, हाँ। अगर मैं टोबैको हो या अल्कोहल या ऐसा कुछ कर रहा हूँ, उसको तो डेफिनेटली बंद करना बंद चाहिए। करना अगर मैं उसको कंटिन्यू करूंगा तो कैंसर फिर वापस से रिस्क, आएगा ही हाँ। आएगा। दूसरी चीज ये है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई कर पाता हूँ, मैं उसमें अपना स्ट्रेस लेवल कैसे कर पाता हूँ, मैं एक्सरसाइज कैसे इनकलकेट कर पाता हूँ। दूसरा, मैं अपनी डाइट को, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट को मैं कम कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें विल डिटर्मिन के कैंसर वापस आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, अब लास्ट जो चीज आने लगी है कि वो है कि मैं कुछ कुछ सुपर फूड्स बोलते हैं हम इसको, या आयुर्वेदा बोलते हैं, जैसे कैंसर के जो स्टेम सेल्स हैं जिससे वापस आता है वो, तो उसको भी हम अब कंट्रोल कर पाते हैं। क्या खा के? जैसे जब आप बात करते हो बेरीज की, उसमें जो रेस्वेरेट्रोल कंपाउंड है उसका सप्लीमेंट भी अवेलेबल है। अच्छा। तो उसमें अभी माइस लाइन्स, सेल लाइन्स, अभी बहुत एक्सटेंसिव ह्यूमन ट्रायल्स उसमें रिक्वायर्ड है। आई होप कि हम उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर हम ह्यूमन ट्रायल्स में एक्सपेक्टेड रिसर्चेज आ रही हैं जिससे हम कैंसर के सेल लाइन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको वापस आने से रोक सकते हैं। तो बेरीज में एनी टाइप ऑफ बेरीज, या नहीं, उसमें स्पेसिफिकली अगर आप रेस्वेरेट्रोल का कंपोनेंट देखो तो वो कौन सी बेरीज में होगा फिर? उसमें वो देखना पड़ेगा इतना। अच्छा, ओके, आई ठीक है। थिंक अदर पर्सन कैन टेल यू बेटर। तो ये सारी चीजें जो है मतलब सो- देयर इज लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन, हम्म। और ऐसी चीजें आगे कैंसर रोकने का अभी जैसे धीरे धीरे अब तो हम ब्लड लेवल्स पे, अभी हम जैसे ब्लड टेस्ट पे हम कैंसर डिटेक्शन नहीं कर पा रहे कि मैं ब्लड सैंपल से कैंसर डिटेक्ट कर लूंगा, ऐसा नहीं है। बट मैं अब जैसे मेरे को कैंसर डिटेक्ट हो गया और मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो मैं अब ब्लड लेवल्स में अपना सर्कुलेटिंग कैंसर सेल, सर्कुलेटिंग कैंसर डीएनए इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और उनको मैं फॉलोअप्स पे यूज कर सकता हूँ। हाँ। अगर उसका लेवल बढ़ा है तो मेरे पेट स्कैन से पहले मुझे पता लग जाएगा। तो ये भी अभी काफी इस पे रिसर्च हो रही है और इस पे काफी काम हो रहा है। इंडिया की कई लैब्स इस पे काम कर रही हैं, फॉरेन में भी कई लैब्स इस पे काम कर रही है। इवन जो आपने बात करी थी रशियन कैंसर वैक्सीन की, जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो लिक्विड बायोप्सी से ही डेवलप हुआ है कि ब्लड लेवल्स पे मैं कैंसर सेल्स, कैंसर डीएनए को आइडेंटिफाई करूं, उसके अगेंस्ट मैं स्पेसिफिक अपनी इम्यून सिस्टम्स को डेवलप करूं जिससे मैं उसको रिकरेंस को रोक पाऊं। ओके। तो ये सारी चीजें अभी एक्सपेरिमेंटल है, बट ओवर द टाइम यस इट वुड कम। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स जो मेंटली पेशेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं और उनका क्या रहता है हेल्थ mental स्टेटस state? रहता है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, ये मेरी पर्सनल रिप्लाई है। कैंसर, अगर मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो मैं उसको लड़ पाऊंगा, मेरा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी बेटर होगा, मेरा रिकरेंस रेट भी कम होगा। तो मेरे को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहिए और मेरे पेशेंट को भी पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहिए। अगर हम दोनों पॉजिटिव माइंडसेट्स में हैं तो हमारा रिजल्ट डेफिनेटिवली अच्छा होगा। अगर मैं ही डर जाऊंगा और मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं किसी को झूठ बोल के कोई चीज़ बेच रहा हूँ, वो काम नहीं करना है, बट एटलीस्ट मुझे होप तो देनी चाहिए कि नहीं हो सकता है ठीक।
मैंने बहुत बार, मेरे साथ बहुत सारे स्टेज 4 पेशेंट्स हैं, अभी तो आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। तो जो होप अगर आप उनको देते हो तो डेफिनेटिवली उनका माइंडसेट ठीक होता है। अगर होप आएगा तो वो कैंसर से लड़ पाएंगे, और कई बार स्टेज 4 पेशेंट्स भी जीत जाते हैं। ऐसा होता है, आपने बहुत स्टोरीज भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। अगर मेरा ही नेगेटिव माइंडसेट आ जाएगा तो अगर मैं कि नहीं ठीक होगा, तो वो नहीं होगा। बिल्कुल। दवाई वही लगती है जिस पे जो खाने वाला है उसका फेथ होना चाहिए, और जो देने वाला है उसका फेथ होना चाहिए। आपने जैसे अभी फेथ की बात की, हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जिस हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट में स्ट्रेस बढ़े हैं आजकल, स्ट्रेस लेवल्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर कोई या तो आजकल गुस्से में ही रहता है, या चिड़चिड़ा ही रहता है, या परेशान ही रहता है। हम किसी से पूछ भी लेते हैं कि यार कैसे हो, कोई नहीं बोलेगा कि हम ठीक हैं या हम खुश हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रही है। तो क्या जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ा रहते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस स्ट्रेस ज्यादा इज अ होते हैं? फैक्टर फॉर कैंसर, क्रॉनिक डिजीज, ओके, प्रूवन, प्रूवन फैक्टर। पीरियड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन्स, आप अगर एक फीमेल की मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब स्ट्रेस में ज्यादा है तो ईस्ट्रोजन लेवल्स डिरेंज हो जाएंगे, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाएंगे। सो ऑल दीज आर, अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? राइट। So excess of estrogen leads to cancer. Excess. Estrogen is required for normal functions, but excess is cancerous. कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं ऐसा? स्ट्रेस जो आपने, आपके पास क्या आंसर है इसका? स्ट्रेस को कम कर लो। स्ट्रेस को कम कर, डेफिनेटली कम करना चाहिए। तो ये मतलब है अगर कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं रिस्क कहीं ना कहीं जो आप देखो ना, इट इज मल्टीफैक्टोरियल। ऐसा नहीं है जो स्ट्रेसफुल रहेगा वो एब्यूज पे भी ज्यादा जाएगा। हाँ। जितना आप हाई लेवल का स्ट्रेस होगा उतना सब्सटेंस अब्यूज ज्यादा होगा, उतना आपका डाइटरी इनटेक डिरेंज होगा, उतना आपका ओबेसिटी जैसे कंपोनेंट ज्यादा होगा। तो हर चीज साथ में जुड़ जाती है। बिल्कुल, 1+1 वो फिर बढ़ते जाता है। करेक्ट। डॉक्टर, मेरा सवाल था कि क्या चीनी से भी कैंसर होता है? क्योंकि चाय हो या मिठाई, हर चीज़ में चीनी से कैंसर नहीं होता, ठीक है? मतलब अगर आप चीनी को आप यूटिलाइज कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो बट अगर आप चीनी को एक्सेस में ले रहे हो तो ऐसा सब क्रॉनिक डिजीज बढ़ जाएंगी, ओबेसिटी बढ़ेगी, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, लिवर में स्ट्रेस ज्यादा होगा, कल को डायबिटीज ज्यादा होगा। डायबिटीज जैसे अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप एक्सेस प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो क्रॉनिक डिजीजेस को बढ़ाता है। एज सच आप कहोगे चीनी खाऊंगा और मैं कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चीनी की वजह से अगर एक्सेसिवली आप लोगे तो उससे और सारी क्रॉनिक डिजीज बढ़ेगी। कैंसर इज अ पार्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज स्पेक्ट्रम, फ्रॉम डायबिटीज टू हार्ट डिजीज टू कैंसर। इफ अब कोई बंदा है जो चीनी खा के दौड़ रहा है, उसका तो यूटिलाइज हो रहा है ना, तो ठीक है। वो उसको तो शायद अब जब रनर है या कोई साइकिलिस्ट है जो मैराथन दौड़ता है या कुछ करता है, तो उसको तो रिक्वायरमेंट है। हमारे को बेसिकली हमारा जो फूड है ना वो बैलेंस करना है कि मेरे को एक्सेसिवली, अब मैं जब वही है, जब स्ट्रेस है तो मेरा एब्यूज ज्यादा है और मेरा प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है। अगर मेरा वही, मैं पहले जब हम देखते हैं कि जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो बहुत अच्छा है, हमारा फूड का इंटेक भी बड़ा बैलेंस्ड होता था। अब आप गांव में देखो या कुछ देखो तो क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं और वो शाम को 7-8 बजे तक खाना खा लेते हैं। हम क्या खा रहे होते हैं? हम 11 बजे खा रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं ना, हमको बेसिकली अपनी क्लॉक को थोड़ा सा रिवाइंड करके जो हमारा पुराना स्टाइल है, जो हमारा जो जिसको बोलते हैं ना, जो सनातन का जो स्टाइल है, उसको हमें लाना चाहिए। उससे हमारी बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। जैसे कहते हैं कि डायबिटीज़ होती है तो बहुत सी चीज़ें टाइम लगाती हैं ठीक होने में, प्रॉब्लम्स जो होती हैं बॉडी में, तो क्या कैंसर वालों को ज़्यादा टाइम लगता है? डायबिटीज और कैंसर का ना वो है, प्यार है। जिसको शुगर ज्यादा है उसका कैंसर एक तो एडवांस स्टेज पे या एग्रेसिव फॉर्म में होता है। अच्छा। दूसरा उसका ट्रीटमेंट रिजल्ट, अब जैसे मैंने कोई सर्जरी करी तो वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आएगा। अगर मेरा वुंड हील नहीं हुआ तो मैं बाद में रेडिएशन या कीमो टाइम पे नहीं दे पाऊंगा। तो दोनों इंटर रिलेटेड है। हमने ये भी देखा है कि अगर मेरा कैंसर ठीक हो रहा है तो डायबिटीज भी ठीक हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा साइंटिफिकली, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्रोथ फैक्टर, IGF बोलते हैं हम उसको,
there are majority of our solid tumors, breast cancer, endometrial cancer, liver का, they are IGF, इंसुलिन IGF उसका हाई होता है। तो डायबिटीज जब होगा तो IGF हाई होगा, IGF होगा तो कैंसर होगा, और अगर कैंसर है तो IGF की वजह से तो डायबिटीज होगा। तो दोनों आपस में चलते हैं, अगर आप एक को ठीक करते हो तो दूसरा अपने आप ठीक होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कितने % चांसेस होते हैं जिनको डायबिटीज है उनका कैंसर जल्दी ठीक हो जाए? अगर मैं डायबिटीज को कंट्रोल करूंगा तो मेरा कैंसर भी ठीक होना शुरू होगा। अगर मेरा डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो कैंसर ठीक करना बहुत मुश्किल है, कैंसर ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, कैंसर में रिकरेंस रेट्स हाई होंगे ही होंगे। अभी तक जो डॉक्टर हमने जिस एस्पेक्ट पर बात की है उसमें आई थिंक हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ों को कवर किया है। हम चाहते हैं बस कि आप हमें एक मोटा मोटी रफ आइडिया दे दें कि इंडिया में कौन से टाइप के कैंसर के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, सो दैट लोग अवेयर रहें। उसके कुछ सिम्टम्स आप बता दीजिए कि हाँ इस कैंसर के ये सिम्टम्स हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पनप रहे हैं, सो दैट ऑडियंस जो हमेशा एक अलर्ट मोड में, हम सभी एक अलर्ट मोड में चले। मोटा मोटा हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ही हैं, हम कोई अलग नहीं है इंडिया में। अब जैसे पहले था कि सर्वाइकल बच्चेदानी का, बट अभी नहीं। अब ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में एक लेडी में मोस्ट कॉमन कैंसर है, ठीक है, हाँ, बट बच्चेदानी का कैंसर, ओवरी का कैंसर उसके बाद है। ठीक है। तो अब ब्रेस्ट कैंसर में ऑब्वियसली आपको, आज जैसे हमने बात करी थी, सेल्फ ब्रेस्ट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, सेल्फ ब्रेस्ट और एग्जामिनेशन, वैक्सीन इज अ वेरी गुड फैक्टर टू प्रिवेंट इट, वो हमें डेफिनेटिवली कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो हम कर ही सकते हैं। सिमिलरली अगर मेल है तो जो स्मोकर है उसको मुंह का कैंसर, लंग कैंसर, उसके लिए अवेयर होना चाहिए। और कोई पैच आ रहा है, कोई ऐसा घाव है जो हील नहीं हो रहा है, या खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, इवैल्यूएट करना चाहिए। लास्ट में ये है कि अभी हमने ये भी देखना शुरू है, प्रोस्टेट कैंसर जैसे बढ़ रहा है तो 50 साल प्लस हमें प्रोस्टेट अपने यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिल लेना चाहिए। कोई स्पेसिफिक टेस्ट है उसको, और कोई अगर पेशाब में दिक्कत आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। जाते जाते आप कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स या एडवाइस देना चाहिए हमारी ऑडियंस को कि कैंसर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल ठीक करिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस कम रखिए, खुश रहिए, और खाने पे कंट्रोल रखिए। बिल्कुल। एनवायरनमेंट को जितना आप तो ठीक करिए, हम्म, सरकार तो कर ही रही है, हमें भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम खुद इग्नोर नहीं होना चाहिए कि मेरे को अगर ऑप्शन है कि मैं मेट्रो से जा सकता हूँ या मैं जा सकता हूँ और मैं गाड़ी ना निकालूं, तो मुझे कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर Thank यही you. सारी चीजें हम कर ले तो बहुत हद तक खुद को भी हम कैंसर के रिस्क से बचा करके रख सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े, आपने कैंसर पर बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। एंड थैंक यू आप सभी को भी, आप इस सेशन में जुड़े, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे और ऑडियंस के रिलेटेड भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो आई एम श्योर वो जानना समझना चाहते होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। I really enjoyed and thank you everyone. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसे शेयर जरूर करिएगा क्योंकि कैंसर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और डिटेल इन्फॉर्मेशन इस सेशन में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वेलनेस अड्डा सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।